बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 2 PHY 302 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि या फिर हम सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जी ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ फोर्स पर यूनिट मास at a point near अर्थ सरफेस। तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम बात करें फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ के करीब रखें या अर्थ से थोड़े से डिस्टेंस पे रखें तो अर्थ इस बॉडी का मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ के सेंटर से इस बॉडी का डिस्टेंस जो है अगर हम ले लें r, तो हम फिर देख रहे हैं कि अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी एक फोर्स से अपनी तरफ, और हम उस फोर्स के बारे में जान चुके हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्केयर। यहाँ पे कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m इस सब्जेक्ट का मास है, r जो है दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, फिर हम ये भी जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जहाँ पे फोर्स होती है वहाँ पे एक्सलेशन होता है, यानी कि F इज़ इक्वल टू ma। अगर हम दोनों इक्वेशंस को जो है वो करें, आपस में रिलेट करें या हम कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि ma इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर आर स्केयर। अगर m स्मॉल m कैंसिल आउट कर दें तो फिर हम देखते हैं कि a इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r स्केयर। अच्छा, अगर हम अर्थ सरफेस या अर्थ के सरफेस पे रहें या अर्थ की सरफेस के करीब करीब रहें तो फिर जो रेडियस है, फिर जो r है, ये आ जाता है अर्थ के रेडियस के बराबर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास जो एक्सलेशन है ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि r एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, g और m जो है ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट। तो फिर इस तरह से a जो है उसको हम g से रिप्रेजेंट करेंगे और दैट विल बी इक्वल टू g कैपिटल M ओवर कैपिटल R स्केयर। और इस g को हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कहते हैं, और हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। यानी कि इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि g इज़ इक्वल टू F ओवर M। तो यहाँ से फिर हमें यह भी पता चला कि g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। हमने डायग्राम में देखा था कि फोर्स की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। यूनिट इसके वही होंगे जो कि आम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के होते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम स्टैटिक फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइम के लिहाज से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ डिस्टेंस के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे हैं अर्थ सेंटर से, चाहे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर हों चाहे सरफेस से थोड़ा सा और ऊपर हों, तो जिस पॉइंट पर भी हम होंगे अर्थ सेंटर से एक फ़िक्स डिस्टेंस पे अगर हम होंगे तो जी की वैल्यू उस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम गुजर जाए, सालों महीनों गुजर जाए, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक स्टैटिक फील्ड है। फिर हमने देखा था कि किसी भी फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है तो फिर उस ऑब्जेक्ट की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है उस फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पोजीशन के लिहाज से ही जी की वैल्यू है और पोजीशन के लिहाज से ही पोटेंशियल की वैल्यू है। तो अगर हम अर्थ सरफेस पे रहें तो फिर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास फिर वैल्यू होगी mgh। अच्छा, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइड पे आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला है मेरे पास, g इज इक्वल टू F ओवर M। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, सिर्फ m को शिफ्ट करना है g की तरफ, तो m मल्टीप्लाई होगा g के साथ, तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, अच्छा अगर हम वेक्टर नोटेशन भी साथ में रखें
तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ़र्ज़ करें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर से अवे जा रहा है, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में अपोजिट होंगे, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है और अर्थ के सेंटर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अर्थ के सेंटर से अपवर्ड अवे है, तो इसका मतलब है कि एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो फिर एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी आ जाएगा। अब अगर D जो है ये बेसिकली इसको हम हाइट ले लें अर्थ के सेंटर से, तो फिर या अर्थ की सरफेस से अगर हम कंसीडर कर लें D इज इक्वल टू एच, तो हम कहते हैं कि h जो है ये उस ऑब्जेक्ट की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। तो फिर फोर्स हमारे पास जो है वो mg है, तो इस तरह से वर्क डन हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू mg h, यानी कि फोर्स की जगह हमने लिख लिया mg और d की जगह लिख लिया हमने h, और साथ में नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। हमने एक चीज़ और भी देखी है कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज लाएगा वो नेगेटिव फॉर्म में लाएगा, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस यू। तो फिर ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होकर हमारे पास U आ जाएगा, या यानी कि इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये W हमारे पास आया है तो इसके साथ माइनस साइन लगाएं तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो U इज इक्वल टू mgh। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ की सरफेस के करीब करीब हम इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।